वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 10 से हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये आपके लिए वन लाइनर फैक्ट की तरह काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? आंसर है 43। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पश्चिम साइड हम सबको मालूम है भील मिलेगी, तो भील जनजाति। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र कहाँ, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में निवास करती है। तीसरा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी जनसंख्या है? तो ये परसेंटेज पूछ रहा है कुल जनसंख्या का कितना, तो 21.1 या फिर इसको बोल सकते हैं 21.10%। अब कुछ फैक्ट जैसे कि मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1,53,16,784 टोटल है। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में 1,53,16,784। इसमें मध्य प्रदेश में पुरुष जनजातीय जनसंख्या है 77,19,404 और महिला जनजातीय जनसंख्या है 75,97,380। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत है 21.10%। मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? तो वो हुई है 25.20% की। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 984। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? धार आप चले जाओ, वहाँ मिलेंगे आपको कितने, 12,22,814 लोग मिलेंगे एसटी के जनसंख्या में। अगर परसेंटेज में पूछें तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत अलीराजपुर में मिलेगा आपको। जनसंख्या धार, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत अलीराजपुर एसटी का 89% मिलेगा। फिर आता है न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? भिंड में, और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत भी भिंड में ही, दोनों भिंड है। न्यूनतम जनसंख्या कितनी? 6131 या फिर बोल सकते हैं 6131 और परसेंटेज 0.4%। फिर इसके बाद में एसटी जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? छतरपुर। कितना हुई है दशकीय वृद्धि सर्वाधिक? 42.6% की। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? मंदसौर। यहाँ माइनस में है, -11.5%। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, क्या कि भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य है? तो एमपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या में एसटी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या निवास करती है। अगर प्रतिशत में पूछ लें तो प्रतिशत में मिजोरम आएगा, लेकिन जनसंख्या में मध्य प्रदेश है फर्स्ट रैंक पर। फिर एसटी के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनसंख्या निवास करती है? हमने अभी देखा था धार में कितनी, 12,22,814 किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर छठवां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एसटी परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, 89% मिलेगी यहाँ पे एसटी। फिर मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सहरिया हमको ऊपर साइड मिलेगी, है ना। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ? तो ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर इन जिलों में मिलेगी। कौन? सहरिया। फिर आठवां क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है भिंड। कितनी? 6131 या फिर बोल सकते हैं 6131 भिंड में न्यूनतम भी जनसंख्या भी है, परसेंटेज भी है 0.4%। अगर संख्या पूछे तो 6131 किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब नौवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है बालाघाट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो एसटी हैं साक्षर के वो कहाँ के हैं? बालाघाट के हैं। फिर 10वां क्वेश्चन क्या कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोल। अब पूर्वी भाग कौन सा कहलाएगा? तो वो कहलाएगा रीवा, सतना, सीधी, ये साइड है ना। फिर फरवरी 2023 में एक फैक्ट है, फरवरी 2023 में
कोल जनजाति महाकुंभ आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था पूछ लेंगे तो हम बताएंगे सतना में हुआ था। 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है। अभी एरिया पूछ रहा है तो वो पश्चिमी क्षेत्र में। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का 36.27% लगभग 1/3 से अधिक वो पाई जाती है। क्या? अपनी जनजातीय जनसंख्या, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पश्चिमी क्षेत्र में लगभग कितना 36.27% और 1/3। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो 43। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां रहती हैं। पूर्व में इसके पहले जो कितनी थी, तो इसके पहले 46 हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ कि 8 जनवरी 2003 को 3 जनजातियों, कौन कौन सी, मीणा, कीर, पारधी, इन तीनों को इस समूह से हटा दिया गया और अभी बची है 43, नहीं तो पहले थी 46। संविधान की किस अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में क्या कहा है? 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बात कही गई है, मतलब ST के लिए है ना। और जबकि 4थी अनुसूची में क्या कहा है? तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कही गई है। 7वीं में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और 8वीं में भाषा, जैसे कि भाषा का भा 8 जैसा बनता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तो अनुच्छेद 244 में। संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित एवं अनुच्छेद 244(1) में 244(1) अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके बाद क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया? तो आर्टिकल 338A, या जहां हम संशोधन करते हैं वहां कैपिटल A लिखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 का के तहत 89वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 में। इसके द्वारा पृथक से अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया? 2004 में। 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत वर्ष 2004 में अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया 2004 में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल हेडक्वार्टर कितने हैं? तो वो हैं 6। NC/ST के हैं 6 क्षेत्रीय कार्यालय। कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, राजस्थान के जयपुर में, झारखंड के रांची में और मेघालय के शिलांग में। मतलब कि हमें कोई पूछेगा कौन कौन से राज्यों में है क्षेत्रीय कार्यालय, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और मेघालय। अगर कैपिटल पूछे तो हम बताएंगे हमारे MP के भोपाल में है 1 और बाकी के 5 भुवनेश्वर, रायपुर, जयपुर, रांची और शिलांग में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? अब ये मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर रहा है, वो 1995 में गठित किया गया था, है ना। उसके बाद में क्या कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम, किस अधिनियम के तहत? 1995 के तहत जून 1995 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अब कौन है जो कौन सा सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करता है? तो वो है अपने राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा किसी क्षेत्र समूह को जनजातीय क्षेत्र या जनजातीय समूह घोषित कर सकते हैं। किसके तहत? 342(1) के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, ST को बताता है? कौन सा अनुच्छेद? तो बताता है 366 का खंड 25 में ST है। तो संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 25 अनुसूचित जनजाति ST को परिभाषित करता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 24 अनुसूचित जाति, कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट को परिभाषित करता है, 24 खंड 24 और खंड 25 ST को। फिर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा? तो अनुच्छेद 15 का 4
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के 4 के अनुसार राज्य, कौन? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत क्या व्यवस्था है? तो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदों में आरक्षण की बात कही गई। फिर है रिक्तियों में बैकलॉग संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल वही 16(4) का बी, 16(4) के बी में बोला गया है रिक्तियों में बैकलॉग संबंधी प्रावधान। 81वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(b) में रिक्तियों में बैकलॉग संबंधी प्रावधान किया गया। फिर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के दावों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 राज्य, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का ध्यान रखेगा। ये बात कही गई आर्टिकल 335 में। फिर है हमारा 25वां प्रश्न, क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायत की बात करेगा तो हम बोलेंगे आर्टिकल 243D स्थानों का आरक्षण SC ST के लिए। तो पंचायत में है तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 243 का D। इसके बाद में है 73 में, मतलब कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 243D से पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगरीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई? पहले हमने देखा था पंचायत, उसका आर्टिकल था 243D। उसके बाद हम देख रहे हैं नगरीय निकाय, तो इसके लिए आर्टिकल होगा 243T। ठीक है, तो नगरीय निकाय के लिए T। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत अनुच्छेद 243T में नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। फिर है 27 प्रश्न कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? पहले हमने देखा था पंचायत, उसका था 243D। फिर हमने देखा नगरीय निकाय, उसका था 243T। और हम देख रहे हैं हमारा लोकसभा, इसका है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए संपूर्ण भारत के जो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 ST है ना, 47 एवं मध्य प्रदेश के लिए 6 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो MP की जो 6 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं? रतलाम, धार, खरगोन और शहडोल, मंडला, बैतूल। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों में आरक्षण की बात की गई? तो पहले हमने देखा था पंचायत, जिसका था 243D। फिर हमने देखा नगरीय निकाय, जिसका था 243T। फिर हमने देखा लोकसभा, जिसका था अनुच्छेद 330। और हम देख रहे हैं विधानसभा, तो इसका है 332। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं के अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। फिर मध्य प्रदेश द्वारा पैसा एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? तो 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश द्वारा पैसा अधिनियम 1996 का है जो एक्ट, वो 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिले से लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से? तो शहडोल जिले से। फिर कब? तो 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया पैसा एक्ट। मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह को कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है? तो 21% तक आरक्षण का प्रावधान है मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह को, 21% तक। इसके बाद है भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? MP हमें मालूम है, ST सर्वाधिक है यहाँ पे। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो 1,53,16,784 और यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10% है।
मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? बैगा, भारिया, सहरिया। बैगा, भारिया, सहरिया। बैगा कहाँ के मिलेंगे? जबलपुर में, मंडला में, बालाघाट में। भारिया कहाँ मिलेंगे? छिंदवाड़ा, पातालकोट। और सहरिया कहाँ मिलेंगे हमको? ग्वालियर, शिवपुरी। शिवपुरी में मेन हेडक्वार्टर। उसके बाद में क्या कि भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों बैगा, भारिया, सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित नोटिफाई किया गया है। फिर मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। कब? तो इसका गठन किया गया था 8 सितंबर 2014 को। वर्ष 1957 में संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, पहले इसका गठन 1957 में हुआ, फिर इसका पुनर्गठन हुआ था 8 सितंबर 2014 को। तो गठन 1957 लेकिन पुनर्गठन 2014 8 सितंबर के दिन। फिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार पहली भील, दूसरी गौड़, तीसरी कोल है। फिर भीलों को वनपुत्र किसने कहा? तो भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी कर्नल जेम्स टॉड ने। भीलों को वनपुत्र कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। भीलों को तीरंदाज कहा टॉलमी ने। और भीलों द भील्स आर स्टडी ये बुक है टीबी नायक की। और द मुरिया एंड देयर घोटुल ये बुक है वेरियर एल्विन की। ठीक है, इसके बाद में क्या कि भीलों की कौन सी उपजाति है जिसने इस्लाम धर्म को माना था या फिर स्वीकार किया? तो तड़वी भील और उमड़ी भील। तो तड़वी भील वो है जिन्होंने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जो उमड़ी भील हैं ये भीलों की वह उपजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। जो मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेंगे? तो उमड़ी भील हमको मिलेंगे गुना में, शाहजहाँपुर में और इसी के आसपास के एरिया में मिलेंगे। फिर भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति कौन है? तो वो है भगत। भीलों का पवित्र व्यक्ति भगत। भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति भगत होता है। इसके अन्य नाम है मदती और बदवो। जबकि पुजारी औषधियों व उपचार का विशेषज्ञ होता है। और जो कोटवार है ये भीलों के गांव का प्रशासक होता है। भीलों के घरों को या मकान को क्या कहते हैं? तो भीलों का जो घर या मकान है उसको कहेंगे कू कहेंगे। ठीक है, भीलों के घर या मकान को कू कहा जाता है। जबकि पाल्या भीलों का निवास स्थल कहलाता है, जैसे कि मोहल्ला हो गया। फिर ठाणा क्या है? तो भारिया जनजाति के घरों के समूह को ठाणा कहते हैं। भगोरिया प्रणय पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना? तो भीलों के द्वारा। तो भगोरिया पर्व भील जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में होली के अवसर पर व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। फिर 7 दिवसीय पर्व है जिसमें भगोरिया के 3 भाग होते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। भीलों का सबसे प्रिय संबोधन क्या है? मामा। डोहा के जनजाति का प्रमुख नृत्य है तो भीलों का डोहा भीलों का प्रमुख नृत्य है, जनजातीय नृत्य है जिसे भीलों का गजरा भी कहते हैं। आपको उल्टा पूछा जा सकता है कि भीलों का गजरा किस नृत्य को कहा जाता है? तो डोहा नृत्य को। अन्य हैं डांस इनके गरबी, कहरवा और टोडा भीलों के हैं। फिर भीलों के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता राजपंथा या राजापंथा। तो राजपंथा या राजापंथा भीलों के सर्वाधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण देवता हैं। भीलों के अन्य देवता हैं महादेव, राम और गणेश। गौड़ जनजाति के देवता हैं बूढ़ा देव, बड़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव। फिर गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी, किस जिले में मिलेगी? तो छिंदवाड़ा चले जाओ, वहाँ मिलेंगे गौड़ बहुत सारे। फिर गौड़ जनजाति सर्वाधिक रूप में छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। अन्य क्षेत्र भी हैं, कौन कौन से? मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और जबलपुर, यहाँ भी आपको गौड़ मिलेंगे। तो झाबुआ में क्या मिलेंगे हमको? भील। श्योपुर में सहरिया मुख्यतः है ना, सीधी में पनिका और हमें कोल मिलेंगे रीवा और सतना में। गौड़ जो जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कृषि, खेती बाड़ी करते हैं। तो नाम में आया खेती बाड़ी करते हैं। तो गौड़ जनजाति का प्रमुख रूप से बारी नामक झूम कृषि करते हैं ये, है ना, जिसमें क्या उगाते हैं? सरसों, सब्जी, कोदो कुटकी इत्यादि। दूध लौटावा क्या है? तो ये विवाह है किस जनजाति का? तो गौड़ जनजाति का। गौड़ जनजाति के जो प्रमुख विवाह है उसमें एक दूध लौटावा भी है। इसमें बुआ या मामा के लड़के लड़कियों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। फिर अन्य प्रमुख गौड़ विवाह हैं अपहरण विवाह, पोलियर विवाह और विधवा विवाह और बहु विवाह, ये सब गौड़ जनजाति के हैं। फिर कौन सी जनजाति सर्वाधिक गुदना टैटू प्रिय होती है? तो वो है हमारी गौड़ जनजाति। गुदना बहुत पसंद है इनको। गौड़ जनजाति से संबंधित पर्व या उत्सव कौन कौन से हैं? तो 3 फेमस हैं। कौन कौन से? मड़ई मोस्ट फेमस। गौड़ों का प्रमुख पर्व मड़ई है।
फसल आने पर प्रसन्नता, फसल आने की प्रसन्नता में मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी ना, जबलपुर यहाँ साइड में मनाया जाता है मड़ई। फिर लारूकाज जो है ये नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि दी जाती है, वो है लारूकाज। किसके सम्मान में सुअर की बलि दी जाती है पूछेंगे तो हम बोलेंगे नारायण देव के सम्मान में। फिर नवाखानी, नवाखानी तीसरा पर्व है इसका इनका, और धान मतलब चावल की फसल बोने की खुशी में जो कुल देवी हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो एक था फसल जब आई है तब उसकी खुशी में मड़ई, और एक है जब हमने फसल बोई है उसकी खुशी में, तो वो है नवाखानी। कौन सी जनजाति कुशल शिल्पी होते हैं? तो भारिया, भारिया जनजाति कुशल शिल्पी होते हैं। ये भी झूम कृषि करते हैं और जड़ी बूटी का संग्रहण भी करते हैं। कौन सी जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है? तो भारिया, भारिया जनजाति मेघनाद पर्व मनाती है एवं रावण मेघनाद की पूजा करती है। इसे चैतगल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। रंग भंग ये जो है, या फिर रंग भंग या रंग भंग जो है किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो वो है भारिया जनजाति का। घोटुल किसका युवा ग्रह है? वो है गौंड का। धुमकोड़िया किसका है? तो वो है संथाल और उरांव का। ठीक है, क्या युवा ग्रह। फिर कौन सी जनजाति है जो स्वयं को रामायण की शबरी से संबंधित मानती है? तो कोल जनजाति। कोल जनजाति स्वयं को रामायण की शबरी से संबंधित मानती है। कोल जनजाति का जो उल्लेख है महाभारत में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, मतलब प्राचीन जनजाति है। फिर कोल जनजाति गांव के पंच को क्या कह के बुलाते हैं? तो गोहिया, पंचायत को कहते हैं। कोल जनजाति की पंचायत पंच जो है उनको गोहिया कहते हैं। कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहते हैं। सहरिया जनजाति में गांव का प्रमुख कहलाता है पटेल। फिर कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो पूर्वी भाग हमको मालूम है कौन कौन सा, रीवा, सतना और सीधी। इसके बाद में आता है एक सिडोली प्रथा। क्या है ये सिडोली प्रथा? किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में मृतक को दफनाकर उसकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसे सिडोली प्रथा कहते हैं। और कुछ सही जोड़ी टाइप था वो मैंने आपके लिए 1 लाइन में लिख दिया, जैसे कि भील कहाँ मिलेंगे? झाबुआ में। सहरिया मिलेंगे श्योपुर में। भारिया मिलेंगे छिंदवाड़ा पातालकोट में। कोल मिलेंगे हमको सतना साइड। तो एक मैप में भी आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि क्या हमको सहरिया कहाँ मिलेंगे? सहरिया हमको मिलेंगे उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मतलब कहाँ? तो ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना में हमको सहरिया मिलेंगे। पूर्व में हमको मिलेंगे कोल, सतना, रीवा सीधी साइड। पश्चिम में हमको मिलेंगे भील, झाबुआ, अलीराजपुर, धार के साइड। और दक्षिण में हमको मिलेंगे भारिया, मतलब कि दक्षिण में तो बैगा भी मिलेंगे और गोंड भी मिलेंगे, लेकिन भारिया पातालकोट के छिंदवाड़ा में ही मिलेंगे भारिया। फिर इसके बाद में क्या कि सहरिया जनजाति के घरों आवास को क्या कहते हैं? तो सहराना। बहुत ईजी है, सहरिया का सहराना। सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, हमको मालूम है। उसके बाद क्या कि इनका जो देखो सहराना क्या है? सहराना इनके छोटे छोटे घर होते हैं, बीच में एक बड़ा घर होता है जिसको ये लोग कहते हैं बंगला। ये क्या होता है? ये होता है अतिथि गृह। अतिथि को बड़े घर में रुकाते हैं और खुद छोटे छोटे घर बनाए हैं। तो अतिथि गृह सामुदायिक भवन जो सहराने के बीच में होता है वो बंगला कहलाता है। इसके बाद में क्या? लहंगी। लहंगी क्या है? तो लहंगी एक डांस फॉर्म है। तो किस जनजाति का है? तो वो है सहरिया जनजाति का। दहका किसका है? कोल जनजाति का डांस है। फिर गरीबी, कहरवा, टोडा और डोहा किसका है? भील जनजाति का। फिर कर्मा, रीना, पूजा, सजनी, दीवानी किसका है? गौंड जनजाति का। कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति कहलाती है? तो पनिका जनजाति बुनकर जनजाति है। पनिका जनजाति विश्व की पहली बुनकर जनजाति है। पनिका जनजाति के जो पनिका जनजाति क्या है? कबीरपंथी जनजाति है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करती है। ठीक है। फिर कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है? तो बंजारा जनजाति को माना जाता है। बंजारा जनजाति सिख धर्म को मानती है। इनके विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार कहती है? तो अगरिया। अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? लौह अयस्क को पिघलाना है एवं इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। फिर कौन सी जनजाति आखेटक जनजाति है? तो आखेटक मतलब शिकारी। फिर पारधी जनजाति है जो आखेटक मतलब शिकारी जनजाति है। पारधी को मराठी में आखेट मतलब शिकार कहते हैं। यह जनजाति वन के पशुओं का शिकार करने में अत्यंत कुशल होती है, परंतु महिलाओं को शिकार की कोई अनुमति नहीं होती है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या? कौन सी जनजाति है जो खैर वृक्ष से कत्था निकालती है? तो खैरवार। अगर खैरवार जनजाति खैर से कत्था नहीं निकालती तो आप लोग आज पान नहीं खा सकते, खैर छोड़ो। तो खैरवार जनजाति मुख्य रूप से खैर वृक्ष से कत्था निकालती है। कत्था बनाने वाली पहली जनजाति है। कोलोरियन मुंडा समूह की जनजाति है। पन्ना छतरपुर में इसी खैरवार जनजाति को कोंदार कह देते हैं। खैरवार जनजाति में पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है। कोल का मुखिया क्या कहलाएगा? वो चौधरी कहलाएगा। सहराना का मुखिया पटेल कहलाएगा और खैरवार जनजाति का पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाएगा।
कौन सी जनजाति शाम के भोजन को ब्यारी कहती है? तो बैगा जनजाति। इनका बढ़िया बटा हुआ है क्या, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, है ना। दोपहर का भोजन इनका पेज कहलाता है और शाम का भोजन है ब्यारी। बासी, वही रिपीट क्वेश्चन कि बासी किस जनजाति का भोजन है? तो बैगा जनजाति का सुबह का भोजन है बासी। बैगा जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बैगा जनजाति में झूम कृषि को कहते हैं पोंडू, वेबार और दहिया। बैगा जनजाति का मुख्य व्यवसाय, बैगा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है यह झूम कृषि है, जिसे पोंडू, वेबर या वेबार और दहिया तीनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद क्या, तो कुछ फैक्ट हैं भारिया जनजाति के बारे में कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती हैं। गोंडों की उपशाखा होती है भारिया, ठीक है। इसके बाद में क्या कि भारिया गौंड जनजाति की शाखा है। भारिया स्वभाव से मेहनती, सहिष्णु, संकोची होते हैं। भारिया द्रविडियन कोलोरियन परिवार के होते हैं। भारियाओं का पारंपरिक कर्म कृषि मजदूरी है। भारियाओं की कला में परंपरा क्या है? तो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, संगीत अच्छा है इनका और चित्रकला बनाते हैं, शिल्पकला अच्छी बना लेते हैं। फिर भारियाओं के पास वाचिक परंपरा का भी भंडार है, जैसे कि गीत, कथा, शैली, गाथा, पहेलियां, है ना। फिर भारिया जो है ये अपने कार्य हेतु ईमानदार होते हैं, सच्चे भोले भाले होते हैं। और भारियाओं का मुख्य भोजन क्या है? तो पेज है। बरसात के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि बरसात के दिनों में भारिया नहीं कौन सी जनजाति, आपको पूछा जाएगा कि बरसात के दिनों में कौन सी जनजाति है जो आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बना के खाते हैं? क्या? आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बना के खाते हैं, वो है हमारे भारिया। भारिया ये तक भार सह सकते हैं ना, तो भारिया। फिर भारिया तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत इन सब पे बहुत अधिक विश्वास करते हैं। छिंदवाड़ा के पातालकोट में के जो गहरी प्राकृतिक खाई है उसमें जहाँ पे 23 गाँव हैं, जिसमें से कि 12 आबाद है और 11 वीरान है, वहाँ पे लोग रहते हैं। अब आते हैं प्रधान या ओझा, ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो यह गौड़ जनजाति की उपजाति प्रधान ओझा। आर्थिक आधार पे अगर बांटा जाए तो राजगौड़, धुरगौड़ और कमिया गौड़ 3 टाइप के होते हैं। तो राजगौड़ जो जिनके पास भूमि है, भूमि स्वामी, धुरगौड़ जो खेतीहारी कर रहे कृषक वर्ग, और कमिया जो कि श्रमिक वर्ग हैं, ठीक है। व्यवसाय के आधार पर बांटे तो 5 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से? अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतेश और सोलहास। अगरिया गौड़ लोहे का काम करने वाले, प्रधान गौड़ पुजारी का कार्य करने वाले, ओझा गौड़ तांत्रिक क्रिया करने वाले, कोयला भूतेश गौड़ नाचने गाने वाले और सोलहास गौड़ बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का काम करने वाले। अब आता है डांडरिया या फिर दादरिया। ये जो डांस फॉर्म है ये कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा जनजाति। डांडरिया पर धौनी, सैला, सुआ ये सब बैगा करेंगे। फिर भूमिया या फिर भूईधर किस जनजाति की उपजातियां? तो भारिया की। बैगा जनजाति की उपजाति कौन कौन से? नरौतिया, भरौतिया, तिया तिया और मैना मैना। तो नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, कठमैना और बिंझवार। नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, कठमैना, बिंझवार किसकी उपजातियां? कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे बैगा की। भड़म क्या है? तो भड़म एक डांस है, किस जनजाति का? तो भारिया जनजाति का। और भी डांस बताओ भाई। तो भारिया के हैं सैतम, भैतम, सैला, अहिराई और भड़म, ठीक है। सैतम, भैतम, सैला, अहिराई, भड़म किसके थे? हमारे भारिया के। फिर है कर्मा। तो कर्मा जो डांस है ये कौन सी जनजाति परफॉर्म करेगी? तो गौड़ जनजाति। कर्मा नृत्य गौड़ जनजाति का है, जो कि एक महिला प्रधान नृत्य है। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा डांस है गौंडों का जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है? तो वो है कर्मा। अब ये दापा प्रथा क्या है? दापा प्रथा उन्मूलन हेतु एक अभियान चलाया गया था। पहले तो वो बताओ कि किस जनजाति का है? तो वो है भील जनजाति से संबंधित है। दापा प्रथा उन्मूलन हेतु एक अभियान चलाया था, यह भील जनजाति संबंधित है। भील जनजाति में क्या होता है? उल्टा होता है कि वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, जिसे दापा प्रथा कहते हैं। अब दहेज लेना देना दोनों बेकार है, चाहे लड़का दे चाहे लड़की दे। तो अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान शुरू किया गया था। कब? अक्टूबर 2016 में। इसके बाद में क्या कि इसके बाद में खहुल पाता जो है नामक गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? तो ये एक मृत्यु गीत है जो कि गौंड जनजाति के द्वारा गाया जाता है। कब? अंतिम संस्कार के समय। कौन सी जनजाति है जो गौंडों को अपना अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। तो कौन सी जनजाति है जो गौंडों को अपना अग्रज मानती है? तो भारिया जनजाति गौंडों को अपना अग्रज मानती है, बड़ा भाई, और अपना पूर्वज किसको मानती है? राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानती है। कौन सी जनजाति? गौंड जनजाति। फिर आते हैं वही सही जोड़ी टाइप था, तो कोल इनका डांस है, दहका, दोतलिया, नारदी। फिर भीलों का है भगोरिया, टोडा, कहरवा, दागला, नेवताली, पड़वा, ठीक है। घोड़ी, डोहा, जेवरा, लहारी, भराड़ी, गरबी, हाथीनामा और हिचकी।
फिर सहरिया का है लहंगी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी। तो तेजाजी पूछ सकते हैं, और दुलदुल घोड़ी वो कहाँ का है, तो ग्वालियर साइड सहरिया का। गोंडों का क्या है डांस, तो कर्मा, सैला पूजा, बिरहा बिल्मा, सुआ दीवानी, झांझपाटा है ना, झांझपाटा, सारपाटा, ढंढार, सजनी, दिवाली, रीना और भड़ौनी, ये सब गोंडों के हैं। फिर हलबा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी, तो हमको मिलेंगे ये बालाघाट में मिलेगी हलबा जनजाति। अब मध्य प्रदेश की अल्पतम संख्या में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है, हलबा जनजाति है, जो कहाँ मिलेगी, बालाघाट में। भारत मतलब देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में स्थित है, तो वो हुआ है झाबुआ, बनाया गया है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लो। फिर सर्वाधिक ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजाति कौन सी है, उराव जनजाति है, ईसाई धर्म स्वीकार करती है। मध्य प्रदेश में उराव जनजाति कहाँ मिलेगी, जबलपुर आ जाओ, या फिर कहाँ, यहाँ फिर भोपाल आ जाओ, या फिर इंदौर आ जाओ, या फिर नरसिंहपुर आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगी उराव जनजाति। उसके बाद में क्या कि ST अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत की दृष्टि से MP का भारत में कोई रैंक बनती होगी, MP की भारत में कोई सी रैंक बनती होगी, तो वो है 13वीं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, एवं जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। मतलब कि ST अपने यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा थे, और परसेंटेज के हिसाब से अपना MP 13वें स्थान पे, और जनसंख्या के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे है। फिर 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। MP में सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या में मिलेंगे धार में, और न्यूनतम ST मिलेंगे भिंड में। मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना किस जनजाति से संबंधित है, तो आहार अनुदान योजना जो कि 23 दिसंबर 2017 से चालू है, ये बैगा, भारिया, सहरिया, इन तीनों, मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजाति, जिसमें तीनों शामिल है, बैगा, भारिया, सहरिया, के लिए प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 23 दिसंबर 2017 को। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार या राशन आपके ग्राम योजना जो है, ये मध्य प्रदेश में किस वर्ष ईयर में, कौन से ईयर में आई थी, तो 2021 में आई थी। यह योजना जनजातीय समुदाय को द्वार पर राशन उपलब्ध करवाने की संकल्पना पर कार्यरत है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम कितनी सीमा तक ऋण लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो हमें न्यूनतम 1 लाख, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम 50 लाख इसका आंसर है, अधिकतम 50 लाख। अगर उसी में पूछ लेता कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु न्यूनतम कितनी राशि तक का लोन मिलेगा, न्यूनतम, तो वो हमें मिलेगा 1 लाख, लेकिन इससे पूछा अधिकतम, तो वो है 50 लाख। तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में उद्योग मतलब विनिर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जबकि सेवा एवं खुदरा मतलब होता है फुटकर, तो व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक रुपए तक का ऋण मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 6 सितंबर 2022 को टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुरुआत की गई 6 सितंबर 2022 को। अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों व्यक्तियों को नवीन उद्यम, नया कुछ खोलना है ना, स्टार्टअप टाइप, और स्वरोजगार स्थापित करने हेतु यह योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। फिर 85वां प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति के हेतु के लिए चलाई गई कौन सी चैंपियंस 90 योजना, मतलब बोलना चाहिए चैंपियंस 90 योजना, ये जो है ये किससे संबंधित है, तो व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग सुविधा हेतु SC/ST के लिए। फिर आता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों हेतु मुख्यमंत्री मदद योजना कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2019 को। अनुसूचित जनजाति में सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग हेतु 2 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। जन्म संस्कार के लिए ये लोग क्या करेंगे, 50 किलोग्राम का मुफ्त अनाज, और मृत्यु संस्कार के लिए 100 किलोग्राम का मुफ्त अनाज देंगे। फिर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के जो देव स्थान है वह जो संस्कृति के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रम है ना, तो क्या है प्रश्न कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के देव स्थान व संस्कृति के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रम, प्रोग्राम का नाम क्या है, तो वो है हमारा आस्थान योजना, वही प्रोग्राम है 2019 से शुरू है, ये शुरू किया गया है, जिसकी संचालनकर्ता एजेंसी का नाम क्या है, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। आस्थान योजना 2019 से शुरू है। ठीक है, इसके बाद क्या कि मध्य प्रदेश में संचालित सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना, ये किससे संबंधित है, तो जनजातीय कृषकों
को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने से संबंधित है। सूरजधारा अन्नपूर्णा योजनाएं 2000-2001 के बीच में शुरू की गई थी। इसमें जनजातीय कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों हेतु 75% तक अनुदान मतलब होता है ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर ये इम्पॉर्टेंट है क्या कि CM राइज स्कूल योजना में कुल कितने स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है? तो एक बात तो ये कि 11 जून 2021 से शुरू है CM राइज योजना। फिर इसमें ये 9200 स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें राइज का फुल फॉर्म पूछ लेगा अगर RISE तो वो है R से रिस्पेक्ट, I से इंटीग्रिटी है ना, S से स्ट्रेंथ और E से एक्सीलेंस। रिस्पेक्ट सम्मान, इंटीग्रिटी एकता, फिर स्ट्रेंथ अपनी ताकत है ना, और एक्सीलेंस अब तक की अपनी योग्यता। फिर कुल मिला के इसके बाद में क्या है कि अनुसूचित जनजाति महिला कल्याण हेतु स्वचालित पंचधारा योजना। अब कोई पूछेगा पंचधारा योजना के बारे में क्या क्या जानते हो, तो 1991 में प्रारंभ की गई पंचधारा योजना जो में कुल 5 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, कल्पवृक्ष और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ये सब शामिल करके इनने बना दी 5 योजना मिलाई, नाम रख दिया पंचधारा योजना 1991 में। फिर अब आया सीड, ये बीज वाला सीड नहीं है, तो SEED सीड योजना किससे संबंधित है? तो गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय में आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है सीड योजना। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीड का फुल फॉर्म बताओ। तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। अभी DNTs क्या है? डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो इसका फुल फॉर्म हो गया स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स। सीड योजना 2022 में शुरू की गई है। अब आता है मध्य प्रदेश में आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों के दावे निराकरण हेतु कौन सी योजना चल रही है? तो वो है हमारी मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल। इसके लिए एक पोर्टल बना है वन मित्र पोर्टल। कब से खोला गया ये पोर्टल? 2019 से। क्यों खोला गया? परंपरागत वनवासियों है ना और आदिवासियों के हिसाब से। फिर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित मधुवन। अब कोई पूछेगा मधुवन योजना क्या है? तो मधुवन से लगता है मधु से लगता है शहद से लगता है बरैया, मतलब वही मधुमक्खी का पालन। तो डेयरी या पशु फार्म विकास से जुड़ा हुआ लगता है ना, तो अपन बता सकते हैं क्या कि डेयरी एवं पशु फार्म से के विकास से संबंधित है ये मधुवन योजना। फिर मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु संचालित आहार अनुदान योजना भी हमने पहले देखा था, इसके बारे में कब चालू की गई फिर से पूछ लिया, तो हमें डेट मालूम हो गई है क्या? 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। उद्देश्य पूछ लेगा तो वो हम बताएंगे कुपोषण से मुक्ति। किसको? जनजातियों को, है ना, मोस्टली ST के लिए है, फिर SC ST के लिए। फिर आहार अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1500 रुपये दी जाती है, पहले 1000 दी जाती थी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आहार अनुदान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है, जो कहाँ जाएगी? तो महिला मुखिया के खाते में जाएगी, है ना। औरतें पैसा देख सुन के खर्च करेंगी। फिर सुदूर जनजातीय अंचलों में चिकित्सा सुविधा हेतु संचालित दीनदयाल चलित सचल अस्पताल योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2006 में प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत चलती हुई गाड़ी में एक डॉक्टर बैठेंगे, स्टाफ बैठेगा, आवश्यक उपकरण रखेंगे हम और कुछ दवाएं, और ये सब जाकर के क्या होगा? आपके द्वार पे आएंगे और आपके द्वार पर जाकर इलाज प्रोवाइड कराएंगे। ST अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि मिलेगी? अब ये अपने काम का प्रश्न आया क्या कि अगर कोई ST का बच्चा है तो उसने ये प्रश्न क्या पूछा? MPPSC के लिए। MPPSC का अगर मेंस निकाल लोगे तो कितना मिलेगा? तो MPPSC का मेंस अगर एक बार में निकालोगे तो 30,000 रुपये मिल जाएंगे। वेरी गुड। सिविल सेवाओं हेतु प्रोत्साहन योजना है ना, प्रोत्साहन मिल रहा है आपको, थोड़ा मोड़ा पैसा दे रहे हैं, बोल रहे पेपर निकालो। 2012-13 से शुरू की हुई है। विभाग कौन सा था? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ी बहुत वित्तीय सहायता दे देते हैं। फिर पूरी लिस्ट है। UPSC के अलग है, MPPSC के अलग है, लेकिन प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में होते हैं। तो अगर तुमने UPSC संघ लोक सेवा आयोग का प्री निकाला और आप एक ST के हो तो आपको क्या मिलेगा? बालक हो तो आपको मिलेगा 40,000 रुपये मिलेगा। प्री बस निकाल लो, पहले अटेम्प्ट की बात चल रही है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिलेगा प्री निकालने में 40,000। MPPSC का प्री निकालोगे तो आपको मिलेगा 20,000। फिर UPSC का अगर मेंस भी निकालोगे उसी के बाद तो आपको मिलेगा 60,000। फिर आपने MPPSC का मेंस निकाल लिया तो मिलेगा 30,000। फिर आपने इंटरव्यू भी निकाल लोगे UPSC का तो मिलेगा 50,000 और फिर MPPSC का भी इंटरव्यू निकाल लोगे तो आपको मिलेगा 25,000 और। ठीक है, तो कुल मिला के UPSC मिलता है 40, 60, 50
और MPPSC में मिलता है 20, 30 और 25। लेकिन इसमें भी ने एक ट्रिक रख दी, वो क्या, अगर फर्स्ट टाइम में करोगे तो इतना पूरा मिलेगा, अगर दूसरी बार में सफल हुए, सेकेंड अटेम्प्ट में पास होते हो तो राशि आधी, ठीक है, मतलब 50% ही देंगे। अगर तुमने सेकेंड अटेम्प्ट में निकाला MPPSC का प्री तो तुमको मिलेगा 10,000 देना, इधर हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 12.5। अगर तुमने तीसरी बार में सफल हुए तो तुम्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना, ये ने ट्रिक खेली है। फिर तीसरी बार में सफल होने वाले को योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन क्या हैं कि आकांक्षा योजना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 25 जुलाई 2021 के MPPSC के प्री में ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और आकांक्षा योजना संबंधित है तो ऑप्शन है, और सही आंसर है इसका, अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है आकांक्षा योजना। किसके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, है ना, कोचिंग देने से संबंधित कौन को, ST को। फिर 99 प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित शंखनाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1997। किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, याद कर लीजिएगा, शंखनाद योजना 1997। फिर शंखनाद योजना आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदारी बनाने पर केंद्रित थी। मध्य प्रदेश की देवारण्य योजना किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार से संबंधित है। देवारण्य योजना कब शुरू हुई, जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई और जनजातीय स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है देवारण्य योजना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।